हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग इसमें बीएड में जितने विद्यार्थी हैं जो कि 23 और 25 के बीच में एडमिशन लिए हैं, 23 टू 25 विद्यार्थी है उसको जो एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि मार्च अप्रैल मई जून जब भी कभी हो, तो जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आने वाला है ना, फर्स्ट ईयर में हम लोग कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे, इससे संबंधित इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो आज जो है मैंने जो चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, जो भी बीएड के विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा कि चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। इस पे भी आपका एग्ज़ाम होता है। तो आज इसमें जो एग्ज़ाम पिछले साल क्या-क्या आया था, वो सभी प्रश्न को देखेंगे और एक पैटर्न का एक आइडिया लेंगे कि इस बार जो है किस प्रकार से एग्ज़ाम में आएगा। और मैं आपको हर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको बीएड का यूनिट अभी फर्स्ट करवा रहा हूँ और सेकंड ईयर तक लास्ट लास्ट तक पूरा का कोर्स को कंप्लीट करवाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते। आज का पहला प्रश्न देखिए, मैंने नोट्स तैयार किया। बिहार बीएड फर्स्ट ईयर सिलेबस 2023 टू 25 कोर्स 1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप का है। ठीक है, आपको पता है कि ये 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, थ्योरी होता है 80 मार्क्स का और प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का। ये बात पता है, ये पेपर 1 कहते हैं हम इसको, ये बात सबको पता है। चलिए आइए देखिए कोर्स 2, पहले मेरे ख्याल से आप कोर्स जान लीजिए। देखिए कोर्स 1 तो आपने जान लिया, कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन होता है, जिसको सामायिक भारत और शिक्षा कहते हैं। ये भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तीसरा कोर्स होता है लर्निंग एंड टीचिंग का, अधिगम एवं शिक्षा, ये भी 100 मार्क्स का होता है। चौथा कोर्स होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, ये 50 मार्क्स का होता है। फिर आगे देखिए कोर्स 5 होता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये 50 मार्क्स का होता है। कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी 50 मार्क्स का होता है। और 7 पेपर पेडोलॉजी ऑफ स्कूल पार्ट 1, ठीक है, ये 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब इससे पहले हमको असाइनमेंट मिलता है दोस्तों, असाइनमेंट रहेगा एपी का। आपको ये हम लोग का प्रैक्टिकल कॉलेज वालों से देते हैं, कॉलेज वाले से मिलता है। एपिक 1, एपिक 2, एपिक 3। ठीक है, टोटल हमारे पास 650 मार्क्स का होता है। अगर 650 में से आप गुड मार्क्स की बात करें तो वो आपके लिए मेरे ख्याल से 650 नंबर का टोटल होता है। 650 में से आप 55 550, मतलब 550 से ऊपर ले आइए, बेटर रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब देखिए पिछले साल जो 2023 में एग्जाम हुआ था चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप का, उससे संबंधित प्रश्न को मैं आपको करवाऊंगा। पहला देखिए फुल मार्क्स 80 होता है, पास मार्क्स आपको 36 लाना होता है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। क्या कर दूँ, ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए अब सही है। ब्लू नहीं हुआ यार। ठीक है, अब सही है। चलिए देखिएगा, पहला क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए आपका था मनोवैज्ञानिक, खाली स्थान किसका विज्ञान है, तो व्यवहार का विज्ञान है। किसका, व्यवहार का। चलिए आगे देखिए दूसरा देखिएगा। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में खाली स्थान था, यहाँ पे में स्थापित हुआ था। कहाँ पे मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुआ था पहली बार, तो जर्मनी में। कहाँ पे, जर्मनी में। तीसरा देखिए शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो शिक्षा का विज्ञान है। समझ गए, शिक्षा का विज्ञान है। आगे देखिए पूर्व संक्रियात्मक आयु कितने से कितने तक होती है, तो 2 से 7 तक होती है। क्या, तो पूर्व संक्राय क्या है, पूर्व संक्रियात्मक आयु 2 से 7 तक। ठीक है, आगे देखिए तर्कपूर्ण क्रियाकलाप किससे प्रारंभ होती है, तो किशोर अवस्था से होती है। ठीक है, आगे देखिए एफ नंबर है कि यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, नहीं छोटा तो नहीं होगा, कट गया, देख लीजिएगा आप यहाँ पे, शायद इसमें दिख रहा होगा, नहीं इसमें भी नहीं, हाँ इसमें दिख रहा है ना। गेस्टॉल का अर्थ क्या है, तो पूर्णकार है। क्या है, पूर्णकार, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर है बुद्धि किसके लिए योग्यता करती है, तो सीखने की योग्यता रखती है। व्यक्तित्व क्या है दोस्तों, व्यक्तित्व डैश फिर डैश का गुणनफल है। व्यक्तित्व आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। फिर भूख एक क्या है, तो जन्मजात प्रेरक है। फिर आगे देखिए अवलोकन अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, बंडरो ने दिया था। ठीक है, बंडुरा ने दिया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में लघु उत्तरीय आ जाता है। तो लघु उत्तरीय की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये है क्या कि 4 प्रश्न रहते हैं, 5 मार्क्स के रहते हैं 4 प्रश्न, तो 20 मार्क्स के हो गए। पहला देखिए मानव विकास की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। देखो मानव विकास के उल्लेख मैं इस प्रकार करता हूँ। पहला नंबर गर्भकालीन की अवस्था, दूसरा शैशव अवस्था, तीसरा बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता, उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषता, चौथा किशोर अवस्था की विशेषता है, प्रौढ़ता मतलब बुढ़ापा, वयस्कता मतलब जवानी,
की अवस्था, मध्य अवधि, फिर उसके बाद लास्ट में वृद्धावस्था। ये था मानव विकास की अवस्थाओं का उल्लेख। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, वृद्धि। थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। प्रश्न देखिएगा, वृद्धि एवं विकास की विभिन्न आयामों का उल्लेख कीजिए। देखिए वृद्धि और विकास के विभिन्न आयामों का उल्लेख मैं कुछ इस प्रकार कर रहा हूँ कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, नैतिक या मनोसामाजिक परिवर्तन सभी एक ही समय में होते हैं, ठीक है। अतः यह पहले वास्तव में विकास की विभिन्न आयाम हैं। ये सब विकास के विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट वे हैं, रास्ते हैं। अतः विकास के ये आयाम मानव जीवन के वे पहलू हैं जो जीवन भर बदलते रहते हैं। आगे क्या लिखा है मैंने, ठीक है, आगे लिखा है कि विकास के दौरान बच्चों में महत्वपूर्ण शारीरिक एक मिनट थोड़ा यहाँ पे बदलते रहते हैं, इसको नीचे करना, ठीक है। यहाँ मैंने गलत चला गया, देखो बदलते रहते हैं। आगे देखिए, वृद्धि में होने वाले बदलाव सिर्फ शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है, जबकि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो प्रश्न था कि वृद्धि और विकास में विभिन्न आयाम, तो वृद्धि के बारे में तो बता दिए, अब विकास के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए विकास के दौरान बच्चे जो है महत्वपूर्ण शारीरिक विकास की भाषा विकास, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास देखा गया है। आगे देखिए तीसरा नंबर है कि वृद्धि एवं विकास के किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए, सिद्धांतों का। सबसे पहले आरंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस सब में अंतर बताना है। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ वृद्धि का अंतर किया है, एक तरफ विकास का अंतर किया है। तो देखिएगा क्या अंतर किया है। पहला वृद्धि बोलता है वृद्धि से आज से शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों से है, ठीक है। जबकि विकास से आज से शारीरिक के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से, मतलब डेवलपमेंट। जैसे क्या ना, अगर वृद्धि की बात की जाए तो शरीर का वृद्धि होगा, और विकास की बात की जाए तो माइंड डेवलपमेंट होगा। वृद्धि का संबंध तथा मानसिक परिपक्वता, इससे वृद्धि से संबंध है, और जबकि विकास वातावरण से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर, वृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक स्वरूप का ही व्यक्त करती है, लेकिन विकास जो होता है, विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग है, ठीक है। मैंने आगे और भी लिखा, इसे देखिए चौथा बोल रहा है कि वृद्धि का मापन सही है, जैसे शरीर की लंबाई व भार के वृद्धि को मापा जा सकता है, परंतु विकास का परिवर्तन होते ही देखा जा सकता है। विकास को कभी नापा नहीं जा सकता, बस वो चेंज होगा तब आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट भूंदा है तो तेज हो गया, तो उसको आप कहिएगा कि परिवर्तन है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसी को कहते हैं विकास। एक अंदर की चीज़ है, अंदरूनी चीज़ है। जैसे आंतरिक परिवर्तन एवं योग्यता को केवल अवलोकित किया जा सकता है, दैट्स ऑल, ठीक है। पांचवा देखिए, वृद्धि निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास जीवन भर चलते रहता है। अब कोई आदमी बुढ़ापे में तरक्की कर लेगा तो उसको नहीं कहेंगे तरक्की, उसको भी तरक्की कहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है, लेकिन वृद्धि जो है वो 18 साल, 20 साल, 22 साल बाद जाके स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वृद्धि सिर्फ शरीर से रिलेटिव है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास का प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। मैंने ये अभी बता दिया आपको, ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। अब आप आसानी से समझ जाइएगा। वैसे मैं पढ़ देता हूँ। स्वास्थ्य कारक जैसे शारीरिक व्यायाम, खेल आदि वे कारक बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये कारक किसी व्यक्ति की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए इसे स्कूल के बच्चों के शारीरिक विकास के लिए शारीरिक व्यायाम और खेल प्रदान करना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ नहीं सही है, आगे देखिए। अब देखिए ये है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसे दीर्घ उत्तरीय, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है दीर्घ उत्तरीय। देखिए एक सेकेंड दोस्तों, ये देखिए दीर्घ उत्तरीय मैंने यहाँ लिखा भी है दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो आप इसे दीर्घ उत्तरीय समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है निबंधकार प्रश्न है, यानी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करूंगा ताकि आपको समझ में आए। प्रश्न देखिए, किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए, मतलब किशोर अवस्था को आपको डिफाइन करना है। फिर इसके सामाजिक और मानसिक विकास की विवेचना कीजिए, मतलब एक किशोर जो लड़का है वो समाज में कैसे डेवलपमेंट करता है और उसका माइंड कैसे डेवलपमेंट करता है, इस चीज को हमको बताना है। तो देखिए, किशोर अवस्था का विकास होते समय किशोर
को अपने ही समान लिंग के बालक से विशेष प्रेम होता है। मतलब अगर लड़का है तो उसको लड़की से प्रेम होगा, लड़की है तो उसको लड़के से प्रेम होगा। ये एक विपरीत लिंग के बीच आकर्षण, एक अट्रैक्शन जो है वो जरूर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, यह जब अधिक प्रबल होता है तो समलिंगी काम क्रियाएं भी होने लगती हैं। बालक की समलिंगी काम क्रियाएं सामाजिक भावना के प्रतिकूल होती है। मतलब समलिंगी करने कहने का मतलब कि वो ऐसे काम करने के लिए प्रेरित होगा जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसे समाज पर प्रतिकूल सीधा उल्टा प्रभाव पड़ेगा। मतलब जैसे कहने का मतलब कि 12 साल लड़कों को 13 साल लड़कियों को विवाह करने का मन करता है, तो क्या 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 12 साल 13 साल की लड़की जब विवाह करेगी तो क्या उसको समाज स्वीकार करेगा? नहीं ना, तो वो उसके प्रतिकूल हो गया। तो यही बोल रहा है कि एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन फैलेगा, लेकिन यह चीज समाज को स्वीकार नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए वो आत्मग्लानि का अनुभव करता है, अतः वो समाज के सामने निर्भीक होकर नहीं जाता है। अतः वो, अब मान लीजिए 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की अगर विवाह कर लेगी तो क्या वो समाज के बीच में दोनों लड़का लड़की बैठ सकता है? उसको अंदर से कितना शर्म फील होएगा। ठीक है, और समाज भी उसको तो दुत्कारेगा। तो इस बात को समझिए। आगे देखिए, सामाजिक किशोर अवस्था में सामाजिक विकास के दौरान किशोर में नैतिकता और मूल्य की अपनी भावना विकसित करते हैं और अपनी पहचान का पता लगाते हैं। सामाजिक सामाजिक का मतलब कि किशोर जो है वो यह जानने का प्रयास करेगा कि उसके जो है समाज के बीच में उसकी क्या भूमिका है, लोग उसे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर मैं अपनी ही बात करूं तो देखिए, मैं अपने अपने घर के या अपने दोस्तों की बात करूं तो बहुत कम एज में सब बच्चे सफल हो चुके हैं। मैं भले ही अपनी बात इस बात से कह रहा हूँ कि मैं लगभग जब 10th क्लास में था तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो लोग मुझे 10th क्लास के बाद से टीचर के नाम से जानते हैं। तो मैंने अपने समाज के बीच में अपनी पहचान बनाई एक शिक्षक के रूप में, भले मेरी एज कुछ समय किशोर अवस्थाएं क्यों ना थी। तो इस तरीके से किशोर अवस्था अपने समाज के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिंग संबंधी चेतना, सेक्स कंसिक्वेंसेस। मतलब बात करें कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है कि संबंध, मतलब क्या उसके अंदर फीलिंग जो है वो आ रही है। देखिए, किशोर अवस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। फलस्वरूप लड़के और लड़कियां एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाते हैं। तरह तरह के वेशभूषा, केश विन्यास, हाव भाव द्वारा वे विपरीत लिंग के सदस्यों को ध्यान में अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखते हैं आजकल का लड़का लड़की सब क्या करेगी, हिप्पी निकालेगी, हैं लिपस्टिक लगाएगी। लड़का लोग क्या करेगा, लड़का लोग फटा हुआ जींस पहनता है, स्टाइल मारता है, पान खाता है, सिगरेट पीता है, सोचता है कि कूल दिखेंगे, चार्मिंग दिखेंगे, बेवकूफ दिखता है। तो ये सब, ये क्या है, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्शन करने के लक्षण है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, वह समूह मतलब पीयर ग्रुप। मतलब कहने का मतलब कि वह समूह मतलब जितना भी जो लड़का लड़की है वो एक प्रकार का क्या करेगा ना, कि टीम को मतलब समझिए कि अपने आप को वो काबिल समझता है कि वो वही समूह का सबसे बड़ा सदस्य है। जैसे कि किशोरियां अपने वह समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, उनमें समूह के प्रति असीम भक्ति और आस्था पाई जाती है। मतलब वो लोग अपने आप को जहाँ ग्रुप बनाएगा ना तो अपने आप को वहाँ का लीडर घोषित करेगा कि तुम लोग के ग्रुप के मेंबर के हम लीडर हैं। ठीक है, भले वो क्यों ना गलत की चीज हो, क्यों ना हो। अब आगे देखिए, सोशल इंटरेस्ट मतलब सामाजिक रुचि। सामाजिक रुचि क्या है, तो सामाजिक रुचि इस अवस्था में लड़के लड़कियां सामाजिक समारोह, पार्टियों तथा आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि अगर छोटा छोटा मतलब अब मूर्ति विसर्जन होता है चाहे कुछ भी होता है, तो क्या करते हैं कि जो लड़के नहीं भी जाने रहते, रोड पे ऐसे ही खड़े रहते हैं ना, वो भी अगर डीजे बजता है तो नाचने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो है ना वो किशोर अवस्था, जो कम एज का लक्षण होता है वो बाहर आने लगता है। और उसे समाज में उस जगह में जाना अच्छा लगता है जहाँ पर बहुत सारा समारोह हो रहा है, कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं जहाँ पे हल्ला गुदाल हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, चौथा नंबर, सामाजिक जागरूकता सोशल अवेयरनेस। किशोरों में सामाजिक जागरूकता का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। किशोर अपने माता पिता व अन्य से प्रशंसा पाने चाहते हैं। मतलब किशोर जो होते हैं, भले वो अच्छा काम करे या ना करे, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा नाम हो, मेरे को लोग नाम ले, मेरे को अच्छा बड़ाई करें, मेरे गुरु मेरा बड़ाई करें, मेरे माता पिता की, हाँ हमारा बेटवा बड़ी अच्छा है, हमारी बेटिया बड़ी अच्छा है, प्रशंसा करें। ठीक है, इस प्रकार से वो सामाजिक जागरूकता में अपना नाम फैलाना चाहते हैं। आगे देखिए, विद्रोह की भावना। अच्छा, ये तो सबसे कूट कूट के भरा रहता है, थोड़ा सा कुछ चीज़ को मना कर दीजिएगा तुरंत मना प्रॉब्लम करने लगेगा बच्चा लोग। ठीक है, अब जैसे देखिए, किशोर अवस्था में अक्सर लड़के लड़कियां अपने माता पिता व अन्य परिजनों के विचारों को मतों से विद्रोह करते हैं। मतलब माता पिता बोलेंगे बाएं चलो बेटा, तो बेटा बोलेगा दाएं चलेंगे।
माता पिता बोलेंगे उठो तो बोलेगा बैठेंगे, बोलोगे पढ़ो तो बोलेगा नहीं पढ़ेंगे। तो वो अक्सर प्रोटेस्ट कर देता है अपने जो है ना अपने फैमिली से, और जिसका कारण वो है वो गड्ढे में गिर जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ तक मैंने मैंने अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो आप कुछ करिए ना करिए, बस इतना करिएगा कि जो भी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचा दीजिएगा। मैं नोट्स बनाऊंगा और आपको अप टू डेट कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा प्रश्न है कि पियाजे के विकास के सिद्धांत एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी निहित भी की व्याख्या कीजिए। देखिए पियाजे, पियाजे के बारे में मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा कि पियाजे कौन था, सॉरी मतलब कौन थे, और इन्होंने क्या भूमिका दी, इनका क्या कर्तव्य है, इनको हमको क्यों पढ़ना चाहिए, इन्होंने क्या कैसे किया। तो ये मैं इसका नोट्स तैयार कर रहा हूँ, जल्दी आपको देखने को मिलेगा मेरे यूट्यूब पे। ठीक है, तो देखिए पियाजे के विकास सिद्धांत एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी निहित की व्याख्या कीजिए। पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष पर बहुत प्रभाव डाला है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सृजन में सृजन में सहयोग देता है, जिसका उन्नतशील उपयुक्त शिक्षा एक विचार पर केंद्रित रहता है। इसका संबंध शैक्षिक के साथ वातावरण, पाठ्यक्रम सामग्री और अनुदेशन होता है। पियाजे जो हैं उन्होंने अपनी बहुत अहम भूमिका दी है। उन्होंने किस प्रकार से अपनी अपनी भूमिका दी है, उन्होंने किस प्रकार पर अपने विचार को केंद्रित किया है, शैक्षिक पर, ठीक है, वातावरण पर, किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए, अनुदेश क्या क्या दिया जाता है, एक विद्यार्थी का शारीरिक और संज्ञानात्मक योग्यताओं के साथ साथ उनकी सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं से संगति जो है रखता है, वो क्या क्या कैसे करता है एक विद्यार्थी, उस पर उन्होंने बहुत डीपली फोकस किया है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। जैसे पहला नंबर मैं बताऊंगा, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया में अवधान केंद्रित होना चाहिए, ना कि बस उनके उत्पादों या उपलब्धि पर। बच्चों द्वारा किसी प्रश्न या समस्या पर दी गई प्रतिक्रिया या उत्तर की सत्यता जांच करने के अतिरिक्त शिक्षक के बच्चों के द्वारा समस्या या प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने में प्रयोग लाई गई प्रक्रिया को समझना चाहिए। अब ये नहीं कि बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है या उसका बच्चा प्रश्न पूछ के कुछ बच्चा खुद ब खुद उत्तर दे रहा है तो आप उसे कहिएगा नहीं तुम तो बच्चा हो, तुम तो हर चीज़ गलत बता सकते हो। नहीं, बच्चे के उत्तर पे भी आपको फोकस करना है और उसको डीपली समझना है, क्या बच्चा अपने दृष्टिकोण से सही तो नहीं बता रहा है, वो चीज़ आपको समझना है। बच्चे के चिंतन की प्रक्रिया पे आपको जांचना है। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा नंबर, अधिगम क्रियाओं में बच्चों की स्वपहल तथा सक्रिय सहभागिता को निर्णायक भूमिका की मान्यता देनी चाहिए। पियाजे के अनुसार कक्षा में रेडीमेड या तैयार ज्ञान के प्रस्तुतिकरण पर कम महत्व दिया जाए एवं बच्चों को वातावरण के साथ सहज अंतःक्रिया के माध्यम से स्वयं के लिए खोज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब पियाजे कहना चाहते हैं ये नहीं कि जो किताब में लिखा है आम इमली अनार आप बच्चों को पढ़ा दिए, हाँ बुआ आम इमली अनार पढ़ लीजिए, नहीं, आप उसको प्रैक्टिकल करने के लिए उत्साहित कीजिए। जैसे कहने का मतलब यह है कि आपको पता है कि बच्चों सेल से बल्ब जलता है, तो आप मुंह से बता दिए कि सेल से बल्ब जलता है, नहीं, वो तो बता दिए अच्छी बात है, अब उसे प्रैक्टिकल भी करवाइए कि लो ये सेल है, ये बल्ब है, आप खुद से जलाओ। तो कैसे जला, एक धन टर्मिनल एक ऋण टर्मिनल, एक पॉजिटिव नेगेटिव से एक इलेक्ट्रिक करंट गया जिस कारण बॉल जल गया, तो ये हो गया प्रैक्टिकल, तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, थर्ड नंबर, उन परिपाटियों को महत्व ना देना जो बच्चों के चिंतन को वयस्क जैसे बनाने का उद्देश्य रखती है। इस संबंध में पियाजे की प्रसिद्ध उक्ति, जिसे अमेरिकन प्रश्न के नाम से जाना जाता है, जो कि हम कैसे विकास की तेज गति को पकड़ सकते हैं, ठीक है, इसी को हम इस प्रकार का अपना प्रश्न के पूछने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो प्रश्न पूछ कैसे रहा है, आप उत्तर कैसे दे रहे हैं। ठीक है, उस तरह से ये परिपाटियां को महत्व दिया जाता है। और देखिए जिस तरीके से प्रश्न लिखा हुआ है उत्तर, यहाँ पे देखिए आप गोल सा डैश दिया हुआ है, फिर जहाँ पर डैश यहाँ पर खत्म किया गया है, फिर इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, साफ शब्दों में साफ राइटिंग में लिखिएगा। आगे देखिए नीचे लिखा है, विकासात्मक प्रगति में व्यक्तिगत विभेदों का अनुमोदन होना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चों का एक समान विकासात्मक अवस्थाओं के माध्यम से विकास होता है। ठीक है, आगे देखिए, पांचवा नंबर,
5वां है शिक्षक द्वारा कक्षा में किसी प्रकरण के शिक्षण साधनों जैसे शिक्षण में सॉरी दोस्तों आगे लाइन पढ़ दिया। शिक्षक द्वारा कक्षा में किसी प्रकरण के शिक्षण में आवश्यकता अनुरूप मूर्त सामग्री एवं दृश्य साधन जैसे मॉडल या समय रेखा आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए और आगे क्या है। आगे है कि एक बच्चे के भाषा की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो देखो बालक के भाषा का विकास का चरण। अब देखिए जो बालक इस दुनिया में आता है उसके भाषा कैसे कैसे बदलता है मैं उसे समझाऊंगा आपको। आगे देखिए, जैसे कहने का मतलब पहला प्राक भाषा, दूसरा उत्तरकालीन भाषा। प्राक मतलब शुरुआती भाषा, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर उत्तरकालीन भाषा मतलब थोड़ा आगे की भाषा। पहला प्राक भाषा क्राइंग, बच्चा सीधे जन्म लेते ही साथ रोता है क्या करता है, रोता है, रुदन करता है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो दूसरे की भाषा को वो समझने लगता है। फिर धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो बलबलाने लगता है, ऐसा मम्मा पप्पा पप्पा मम्मा मम्मा पप्पा इस तरह से बोलता है, बलबलाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो शब्द का निर्माण करने लगता है। शब्द का निर्माण माने मामा पापा भैया ऐसे बोलने लगता है, माने शब्द का निर्माण करने लगता है। ठीक है, आगे देखो फिर हाव भाव। बच्चों को थोड़ा सा प्यार करोगे तो वो हंसेगा, डांटोगे तो रोएगा, मतलब वो आपका हाव भाव समझ सकता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चा जो है शब्द का वाक्य बनाएगा, मम्मा पप्पा आ गए, इस तरीके से वो शब्द बनाएगा। फिर चौथा देखो संवेगात्मक अभिव्यक्ति मतलब इमोशनल एक्सप्रेशन। आप उसे दुलारिएगा वो हंसेगा, डांटिएगा रोएगा, फिर वो धीरे धीरे उच्चारण भी करने लगेगा शब्दों को। ठीक है, आगे देखिए रुदन का मतलब मैंने यही समझा दिया। सबसे पहले स्पष्टीकरण खिलेगा, आपात श्वसन देगा। ठीक है, जैसे इमरजेंसी डिप्रेशन कहता है, सिर्फ और सिर्फ वो सांस लेगा या फिर रो सकता है, या फिर वो सिर्फ क्या करेगा, रिस्पिरेशन करेगा, सांस करेगा। दूसरा बलवना, दो माह तक के स्वर को हानियां ध्वनियां जो है उत्पन्न होती है। हानियां बोल रहे हैं, सॉरी माफ करना बच्चों, थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं इसलिए जो है वो गलत निकल जा रहा है, पर लिखा हुआ आप समझ जाइएगा। मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी कम से कम समय लगे, ठीक है, इसलिए बस जल्दी से बोल रहा हूँ। 2 माह तक स्वर ध्वनियां उत्पन्न होती है। 3 से 4 माह में स्वर तथा व्यंजन साथ में प्रयोग। ठीक है, फिर जब जैसे वो 1 से 2 साल का होगा तो अर्थपूर्ण बलबलाएगा, जैसे मामा दादा, मैंने बताया ना। आगे देखिए हाव भाव, शरीर के अंगों का प्रयोग द्वारा अपनी बात को समझना, जैसे खुश होने पर बाहें फैलाना और खुश होने पर वो खुश हो जाएगा। जब बाहें फैलाएगा तो वो समझे खुश है। ठीक है, आगे देखिए संवेगात्मक अभिव्यक्ति। 12 से 13 माह तक उसके अंदर संवेगित अभिव्यक्ति आएगा, इमोशन आएगा। ठीक है, उत्तर भाषा में क्या होगा, दूसरों की भाषा को समझेगा, भाषा का विकास की सबसे पहली अवस्था। आगे देखिए शब्दों का निर्माण करेगा। सबसे पहले बालक भूख प्रेरणा से संबंधित शब्द सीखता है। ठीक है, 18 माह में 10 शब्द सीखेगा, 24 माह में 29 शब्द सीख जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद 200 से 300 शब्द के लिए वो आगे बढ़ेगा। जब वो शब्दों का वाक्य करना शुरू करेगा तो 2 वर्ष में पहला प्रयास होगा, और 2.5 साल में उसका संज्ञा प्लस क्रिया बनाएगा, और 5 वर्ष में वो सभी शब्दों का भेदों का प्रयोग करेगा। ठीक है, आगे देखिए उच्चारण। शिशु अनुकरण से उच्चारण सीखता है, अनुकरण मतलब अपने कार्य क्रियाकलाप से, रोना हंसना टहलना, मतलब जैसे वो गुड़गुड़ा के चलेगा तो वो मतलब अपने आप को उच्चारण बनाएगा शब्दों को। जैसे मान लीजिए अगर वो रोता है तो समझिए कि उसको भूख लगा हुआ है तो उसको दूध पीना है, तो समझिए कि वो रोएगा, अपने रोने को भूख की शक्ति बनाए कि मुझे रो रहा हूँ तो मुझे दूध मिलेगा, ऑटोमेटिक वो बच्चा समझ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भाषा विकास का स्वामित्व, लिखित तथा मौखिक भाषा पर अच्छा नियंत्रण। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया होगा इतना देर से, तो ये एक बच्चे को व्यक्ति विकास पर लिंग एवं जाति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप मेरे को इसका उत्तर लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पढ़ लूँगा। और देखिए कि इसी तरीके का अगर आपको नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरा बीएड ग्रुप है जिसका नंबर मैं आपको देता हूँ 9523023488। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, आपको सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए 2023 टू अब जो अगला आने वाला है वो अगला जो है ये इससे संबंधित आने वाला है। इसमें भी यूनिट 1 रहेगा, और इसमें देखिए इस तरह जो चित्र देख रहे हैं आप, इस तरीके से चित्र मैंने बाल्य अवस्था के उपनाम समझाए, वो बहुत अच्छे से आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों ये था मेरा
प्रयास। और मेरे जितने भी प्यारे मित्रगण हैं, आप सभी को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार दोस्तों।